डॉक्टर जाकिर अली लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट में उड़ान भर रहे थे। इस शहर से जुड़ी उनकी पुरानी यादें हवाई जहाज की गिरफ्तार से भी तेजी से उनके दिमाग में घूम रही थी। वे 8-10 दिनों के बाद गांव से दिल्ली लौटे तो खुद के कमरे की खिड़कियों की पत्थर की नक्काशीदार जालियों पर लोहे के फ्रेम में बारीक तारों की एक और जाली लगी देखकर असमंजस में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बड़े बेटे शाहिद से जानना चाहा तो वह बोला, जी अब्बू, खिड़की की पुरानी जाली के बड़े बड़े सुराखों से धूल, मच्छर, कीड़े वगैरह आते थे, इसीलिए इस कमरे के अंदर की तरफ से यह जाली लगवा दी। कुल 3,000 रुपये लगे। और अब्बू, खिड़की की जाली के पत्थर पर पुराना शानदार नक्काशी का काम तो बाहर से आने वालों को पहले की ही तरह नजर आता है। और इसके बाद कुछ तो नवाबी खानदान की गूटी में मिली तहजीब से पिता के प्रति सम्मान और कुछ कोई ठोस वजह वाले शब्द नहीं मिलने से वह हकलाते हुए चुप हो गया। तभी उसके कमरे से उसकी बीवी की आवाज़ सुनाई पड़ी और लोगों की नज़रों पर एक मोहुमा सा पर्दा भी पड़ा रहेगा। इसके बाद उसकी बेशरम हंसी की आवाज़ आई तो डॉक्टर जाकिर अली बौखला गए। उनकी मौजूदगी में उनकी पुत्रवधू का इस तरह गुफ्तगू करना और ठहाका लगाकर हंसना उनके खानदानी आचरण में नहीं था। उन्होंने सवालिया नज़रों से शाहिद को देखा तो वह शर्मिंदगी से नजरें झुकाए पीछे मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। मोहम से पर्दे का जुमला डॉक्टर जाकिर के दिल में नश्तर की तरह चुभ गया था। सो शाहिद के चले जाने के बाद वे काफ़ी देर गुमसुम खड़े रहे। फिर बोझिल कदमों से धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में जाकर आराम कुर्सी पर गिर से पड़े। डॉक्टर जाकिर अली की आंखों के सामने ये जुमला सिनेमा की रील की तरह चालू हो गया। डॉक्टर जाकिर अली नवाबी खानदान से संबंध रखते थे। महानगर से 50 किलोमीटर दूर गांव में उनकी 5 मंजिली पुश्तैनी हवेली, आम के कई बाग और काफ़ी सारी खेती की ज़मीन थी। उर्दू उनके खून में थी। सो गांव के मदरसे से शुरू हुई शिक्षा राज्य की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उर्दू और फारसी में MA PhD करके पूरी हुई। फिर उसी यूनिवर्सिटी में वे उर्दू के लेक्चरर बने और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से रिटायर हुए। यह कोई 30-35 साल पहले की बात है, जब डॉक्टर जाकिर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। जब भी किसी शायर का कलाम पढ़ाते तो क्लास का माहौल ऐसा उर्दू में और शायराना बना देते थे कि दूसरी क्लासों के लड़के उनकी क्लास में आकर बैठ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वे किसी सूफी शायर की कोई कविता पढ़ा रहे थे और उसकी तुलना भारतीय विशिष्ट अद्वैत से करने के लिए वे एक संस्कृत का श्लोक उद्धृत करना चाह रहे थे, लेकिन नसीब उर्दू जवाब में संस्कृत का श्लोक बार बार फिसल जाता था। तभी उधर से संस्कृत विभाग की लेक्चरर डॉक्टर मंजरी निकली। डॉक्टर मंजरी ने उन्हें नमस्कार किया और बतलाया कि संस्कृत के कठिन शब्दों को 2 टुकड़ों में बांटकर बोले तो वे बिल्कुल सरल हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर अली की मुश्किल हल हो गई। डॉक्टर मंजरी डॉक्टर जाकिर की हम उम्र थी। उस दिन से संस्कृत के कठिन शब्दों की गांठ खोलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके चलते वह न जाने कब एक दूसरे के सामने अपने मन की गांठें खोलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के मन में इतने गहरे उतर गए कि अब अगर एक दिन भी आपस में नहीं मिलते थे तो दोनों ही बेचैन हो जाते। दूसरे दिन मिलने पर दोनों की आंखें गवाही देती थी कि रात भर नींद का इंतजार करते दुख गई है। ऐसे ही रात जगह के बाद दोनों मिले तो डॉक्टर जाकिर ने डॉक्टर मंजरी का हाथ अपने हाथ में थामकर बेताबी से कहा, देखो मंजरी जी, अब इस तरह गुजारा नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रही है ना? मंजरी ने जवाब दिया था, जाकिर साहब, पिताजी तो खुले विचारों के हैं, इसलिए उन्हें तो करीब करीब मना लिया है, मगर माँ को मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा इंतज़ार करिए, सब्र का फल मीठा होता है। तब वह जमाना था जब देश की गंगा जमुनी संस्कृति में राजनीति विष सी बनकर नहीं घुली थी। वोटों की खातिर सत्ता के दलालों ने 2 संस्कृतियों को, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का सांप्रदायिक लिबास नहीं पहनाया था। लव जिहाद या घर वापसी के नारे नहीं गूंजे थे। संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राम किंकर खुद डॉक्टर जाकिर के बड़े बनकर उनकी तरफ से पैगाम लेकर मंजरी के घर गए और पहली बार उनकी माँ की गालियाँ खाकर चुपचाप लौट आए।
मगर दूसरे दिन ही फिर पहुंच गए। फिर लगातार समझाइश के बाद आखिर उन्होंने खुद डॉक्टर जाकिर का बड़ा भाई बनकर जिम्मेदारी ली कि विवाह के बाद न तो मंजरी का नाम बदला जाएगा न धर्म। फिर 2-4 पढ़े लिखे और समाज के प्रतिष्ठित व प्रगतिवादी लोगों की मध्यस्थता से उन्होंने अपनी मुंह बोली बांझी डॉक्टर मंजरी का विवाह डॉक्टर जाकिर से करा दिया था। डॉक्टर मंजरी विवाह के बाद भी मंजरी ही रही। शादी के 3 सालों बाद जब पहली संतान हुई तो मंजरी ने ही जाकिर अली से कहा, जाकिर साहब, औलाद की पहचान बाप के नाम से होती है। आप बच्चे का नाम अपने खानदानी रिवायत के मुताबिक ही रखे और बच्चे का नाम शाहिद तय हुआ था। इसके 3 सालों बाद जब दूसरा पुत्र हुआ तो उसका नाम साजिद रखा गया। डॉक्टर जाकिर अली की शादी के 10 साल बीत गए थे। सब कुछ बेहद खुशगवार था। तभी उस साल चेचक महामारी बनकर फैली और पता नहीं कैसे डॉक्टर मंजरी उसकी चपेट में आ गई। बहुत दवा कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर जाकिर अली की तो दुनिया ही उजड़ गई। वे एकदम टूट गए थे। अब न तो उन्हें पढ़ाने में वह दिलचस्पी रही थी न क्लास लेने में। घर गृहस्थी की परेशानी थी सो अलग। पता नहीं मंजरी ने पिछले 10 सालों में उन्हें और उनके घर को कैसे संभाला था कि आज उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें बनियान कितने नंबर की आती है। रिश्तेदारी और परिवार में कोई ऐसी महिला थी नहीं जिसे वे घर लाकर बच्चों की परवरिश व घर की जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाते। घर जैसे तैसे पुराने बावर्ची और माली की मदद से चलता रहा। 1 साल बीत गया तो उन्होंने शाहिद और साजिद को हॉस्टल में भेजने का निर्णय किया। यह पता चलने पर बूढ़े बावर्ची ने रोते हुए साजिद को कलेजे से लगाकर फरियाद की, नवाब साहब, नमक खाया है इस घर का और आपके पिता ने हमें चाकर नहीं समझा। आज उन्हीं की याद दिलाकर आपसे कहता हूँ कि बच्चों को हमारी नज़रों से दूर नहीं करे। हार कर उन्होंने एक पढ़ी लिखी आया की ज़रूरत का इश्तिहार दे दिया। इंटरव्यू के लिए राबिया भानु उनके घर पर आई तो डॉक्टर जाकिर को लगा कि शायद वो यूं ही आई होंगी। राबिया यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक डिपार्टमेंट में ट्यूटर थी और गज़लों के संगीत की धुन बनाने के लिए उर्दू गज़लों में अरबी या फ़ारसी के कुछ कठिन शब्दों का सीधी सादी भाषा में अर्थ समझने के लिए अक्सर उनसे मिलती रहती थी। उनके बारे में बताया गया था कि उनके शौहर मैकेनिकल इंजीनियर थे। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर दुबई गए थे। वहाँ किसी विदेशी महिला की मोहब्बत के जाल में फंस गए और उससे निकाह करके टेलीफोन पर 3 बार तलाक बोलकर राबिया बानो को तलाक दे दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं, मगर जब दूसरी महिला उम्मीदवार आने लगी तो राबिया खुद उनसे बोली, डॉक्टर साहब, आपने 2 बच्चों की परवरिश करने लायक एक पढ़ी लिखी आया की ज़रूरत का इश्तिहार दिया है ना? जी हाँ। क्या आपकी नज़रों में कोई है या आप किसी को सिफारिश कर रही हैं? डॉक्टर जाकिर ने अधीरता से पूछा तो राबिया ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, न तो मेरी नज़र में कोई है न मैं किसी की सिफारिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं खुद हाजिर हुई हूँ। जवाब सुनकर वे ऐसे चौंके थे जैसे कोई करंट का जोरदार झटका लगा हो, मगर बोले, आप यह क्या कह रही है राबिया जी? आप आगे कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिलने के कारण वे खुद को बेहद असहज महसूस करते हुए चुप हो गए। उनकी स्थिति को समझते हुए राबिया ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं पूरे होशो आवाज़ में आपके सामने यह प्रस्ताव रख रही हूँ। पिछले 4 सालों से मैं अकेली इस समाज के बेड़ की खाल ओढ़े बेड़ियों से अपने को महफूज रखने की जंग लड़ते जूझते पस्त हो गई हूँ। तलाकशुदा अकेली औरत को हर कोई मिठाई का टुकड़ा समझकर निगल जाना चाहता है। पहले वर्किंग वूमेन हॉस्टल में रहती थी। वहाँ की वार्डन महोदया देखने में तो हम जैसी अकेली औरतों की बड़ी हमदर्द थी, मगर वास्तव में वे बड़वागिरी करती थी। वहाँ से निकलकर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी तो कुछ दिनों बाद ही वहाँ के वार्डन महोदया को उर्दू सीखने का शौक चर्राया और वे इस बहाने देर रात गए मेरे कमरे में जमने लगे। फिर उर्दू की सस्ती किताबों में बाजारू लेखकों के द्विअर्थीय इशारों को समझने के बहाने घटिया हरकतें करने लगे तो एक दिन मैंने उन्हें सख्ती से डांट दिया। बस 2 सप्ताह में ही उन्होंने मुझे वहाँ से यह कहकर हटवा दिया कि मेरे रहने पर
गर्ल्स स्टूडेंट को ऐतराज है। अब जिस सोसाइटी के फ्लैट में रह रही हूँ, वहाँ के सेक्रेटरी साहब वैसे तो छोटी बहन कहते हैं, मगर बात बात में गले लगाने और देर रात को खास तौर पर उनकी नर्स पत्नी की नाइट ड्यूटी होने पर मेरी खैरियत के बहाने मेरे घर का दरवाज़ा थपथपाने के पीछे छिपे के उनके मकसद, उनकी नीयत को मैं समझ रही हूँ। आप भले ही इसे मेरी बेहयाई कहे या फिलहाल मुझे किसी लालच से प्रेरित समझे, मगर मैं आपके पास यह ख्वाहिश लेकर आई हूँ कि मुझे आया नहीं, इन बच्चों की माँ बनकर इनकी परवरिश करने का मौका दे। मैं वादा करती हूँ कि आपकी दौलत और ज़मीन जायदाद से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर आपकी और इन बच्चों की खिदमत में ज़िंदगी गुजार दूंगी। बस आपसे सिर्फ यह गुजारिश करूंगी कि अगर मुझसे कभी कोई खता हो जाए तो इसी घर के किसी कोने में नौकरानी बनकर पड़े रहने की इजाज़त दे दीजिएगा। उस सूरत में मुझे तलाक की सज़ा मत दीजिएगा। कहते कहते राबिया की आवाज़ रुंध गई और आंखों से आंसू टपकने लगे। उनकी बात सुनकर डॉक्टर जाकिर बेहद उलझन में पड़ गए थे। वे राबिया को पिछले 4 सालों से जानते थे। उनके बारे में कभी कोई इधर उधर की बात नहीं सुनी थी, मगर ऐसा कैसे मुमकिन होगा, सोचते हुए बेहद असमंजस में वे इधर उधर टहलने लगे तो बूढ़े बावर्ची चाय लेकर पेश हुए और बोले, नवाब साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरी आपसे अपील है कि इनकी बातों पर गौर फरमाए। हमें इनकी बातों में सच्चाई नज़र आती है। मालिक, बूढ़े बावर्ची की समझाइश में कुछ ऐसा असर था कि 1 सप्ताह बाद ही एक साधारण से समारोह में राबिया बानो बेगम जाकिर अली बन गई। इसके 2 सप्ताह बाद ही जब राबिया ने यूनिवर्सिटी की सेवा में अपना त्यागपत्र देने की घोषणा की तो डॉक्टर जाकिर ने ही कहा था, राबिया, अभी तुम ट्यूटर हो, जल्दी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें संगीत से लगाव महज प्रोफेशनल नहीं है, वरना किसी गज़ल को बिल्कुल अक्षरश सही समझकर उसकी धुन तैयार हो। यह जुनून प्रोफेशनल में नहीं, डिवोशनल में ही हो सकता है, जो संगीत को एक इबादत का दर्जा देता हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी लंबी तकरीर सुनकर राबिया बेगम ने सिर्फ इतना कहा था, जनाब, बच्चों की सही परवरिश और घर गृहस्थी की देखभाल भी एक इबादत है। संगीत की इबादत के लिए यूनिवर्सिटी की नौकरी की नहीं, रियाज की ज़रूरत होती है। मैं वक्त निकाल कर रियाज करती रहूँगी। और उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया था। बीते दिन फिर से लौटने लगे। राबिया की प्यार भरी देखभाल से बच्चे बेहद खुश रहते। डॉक्टर जाकिर बार बार राबिया बेगम से संगीत का रियाज जारी रखने की अपील करते। राबिया बेगम को इतने बड़े घर की देखभाल और बच्चों की परवरिश से बहुत कम समय मिलता था। फिर भी जब भी समय मिलता वे रियाज करती। उनकी आवाज़ में वह कशिश थी कि जब वे कोई गज़ल गाती थी तो किसी खास भावुक पंक्ति की रवानगी पर वे इस कदर भावुक हो जाती थी कि शब्द आंसू बनकर उनकी आंखों से बहने लगते थे और जाकिर साहब खुद की शायराना भावुकता से उनके आंसुओं को गज़ल के ख्याल मानकर अपने होठों से चूम लेते थे। ऐसे ही 20-22 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। जाकिर साहब रिटायर हो गए। बच्चे अच्छे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरियों में लग गए। जाकिर साहब अब पूरी तरह किताबों में डूबे रहते। शाम को वो राबिया बेगम से कोई गज़ल सुनाने के बहाने रियाज के लिए प्रेरित करते थे। उस दिन राबिया बेगम फैज़ साहब की गज़ल के अस्सार लय में गा रही थी। गरचे मिल बैठे जो हम तुम, वो मुलाकात के बाद अपना एहसान जिया जानिए कितना होगा। हम सुखन हो गए जब हम तुम, तो हर एक बात के बीच अनकही बात का मोहम सा पर्दा होगा। अशआर के आखिरी मिसरे को गाते हुए राबिया इतनी भावुक हो गई कि शब्द उनकी आंखों से बहने लगे। तो हमेशा की तरह जाकिर अली अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने राबिया बेगम का चेहरा अपने हाथों में थामकर उनके आंसुओं को होठों में समा लिया। संयोग से उसी समय शाहिद की बेगम खरीदारी करके लौटी थी। कई सारे बैग्स के बोझ को हाथों में बदलने के लिए वह उनके कमरे की इस आदमकद खिड़की के बाहर रुकी थी। तभी उसने इस भावनात्मक दृश्य को देखा और अपने पति से शिकायत लगाई। इस उम्र में यह
आशनाई तौबा तौबा, अगर कोई बाहर का आदमी देख लेता तो? आप इन आदमकद खिड़कियों पर पर्दा लगवाने के लिए तो कहिए। दरअसल बात यह थी कि इस हवेली नुमा मकान के आखिरी कोने पर बने इस आदमकद खिड़कियों वाले कमरे पर शाहिद की बीवी की मुद्दत से नज़र थी। कमरे के बाहर फलदार पेड़ों की कतार और फूलों की क्यारियाँ थी। शरद की मादक चांदनी रातों में और वसंत के मौसम में कमरे से बाहर निकले बिना इस खिड़की के सामने बैठकर ही फूलों व आमों के बोर की खुशबू के साथ उस शायराना माहौल को महसूस किया जा सकता था। शाहिद की बीवी की तालीम बीए तक थी। शायरी और उर्दू की तहजीब तो उसे नहीं थी। हाँ, उसका मिजाज आशिकाना ज़रूर था। वह पहले भी कई मौक़ों पर यह इच्छा जाहिर कर चुकी थी कि अब्बू और अम्मी अगर गांव में जाकर रहे तो बेहतर होगा, वरना आधी से ज़्यादा हवेली में अम्मी ने जो लड़कियों के लिए स्कूल खुलवा दिया है, स्कूल धीरे धीरे पूरी हवेली पर ही काबिज हो जाएंगे। ज़मीन जायदाद की फसल वगैरह भी अभी कारिंदों की ईमानदारी पर ही मिल रही है। तब ज़मीन जायदाद की भी बेहतर देखभाल हो सकेगी। इसके अलावा वह एक बार डॉक्टर जाकिर द्वारा आम के बागों का ठेका उसके एक रिश्तेदार को देने से इनकार कर देने की वजह से राबिया बेगम को मानती थी, इसलिए उनसे मन ही मन बेहद नाराज़ थी। सो वह किसी भी तरह उन्हें इस घर से अलग कर देना चाहती थी। इस वाक़ये ने 2 दिनों बाद जाकिर अली अपने कमरे में बैठे किसी पत्रिका के लिए एक शायर के बारे में लेख लिख रहे थे कि राबिया बेगम उनके पास आकर बोली, आपको जनाब राम किंकर साहब याद है ना? अरे वही राम किंकर साहब जो संस्कृत के प्रोफेसर थे और बाद में किसी फेलोशिप के तहत लंदन चले गए थे, फिर वही बस गए। अरे आप ऐसे कैसे कह रही हैं? हम ऐसे एहसान फरोमोश तो नहीं कि राम किंकर साहब को भूल जाएं। हाँ बताइए, क्या हुआ राम किंकर साहब को? जाकिर अली ने कलम रोक कर उत्सुकता से पूछा। अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले उनका फ़ोन आया था, हमें लंदन आने का न्योता दिया है। कह रहे थे कि उनकी ही एक संस्था भारतीय शास्त्रीय संगीत का कोई बड़ा कार्यक्रम करवा रही है। सो शास्त्रीय संगीत संबंधित कुछ साजों की संगत देने वालों की उन्हें काफ़ी ज़रूरत है। वे तो कह रहे थे कि अब भी मेरे इल्म और हमारे फ़न की वहाँ बेहतर कदर हो सकेगी। क्या कहते हैं आप? राबिया बेगम ने उनसे मानो कुछ आश्वासन पाने की मुद्रा में प्रश्न किया। राबिया बेगम की इंग्लैंड जाने की पेशकश सुनकर उनके दिमाग में 2 दिनों पहले बहू का बेहुदा डायलॉग और लोगों की नज़रों पर मोहुमा सा पर्दा भी पड़ा रहेगा, और उसके बाद उसकी बेहया हंसी की याद उन्हें करंट का सा झटका दे गई। वे समझ गई कि बात राबिया बेगम तक पहुंच गई है और उन्हें गहरे चुभ गई है। सोचकर वे बेहद मायूस हो गए, मगर बोले, बेगम अपने पासपोर्ट पता नहीं कब से रिन्यू नहीं हुए, शायद नए ही बनवाने पड़े। अब इस उम्र में यह सब झंझट कहाँ होगा। अरे ऐसे कौन से बूढ़े हो गए हैं आप, और ये पासपोर्ट सिर्फ एक टर्म ही तो रिन्यू नहीं हुए हैं। ब्रिटिश एम्बेसी के कल्चरल सेंटर में मेरी एक शागिर्द है, शायद वह कुछ मदद कर सके। कोशिश करके देखते हैं, कहकर राबिया बेगम ने दोनों पासपोर्ट उनके आगे रख दिए और एक गहरी सांस लेकर बेबस निगाहों से डॉक्टर जाकिर की तरफ देखा तो वे फैसला करने को मजबूर हो गए। जाकिर साहब की जान पहचान और व्यवहार कुशलता से 1 महीने में दोनों के पासपोर्ट बन गए। अभी तक घर में उन्होंने इस बारे में खुलकर किसी से बात नहीं की थी। अब जब उन्होंने अपने दोनों के लंदन जाने की बात कही तो अजीब सी प्रतिक्रिया मिली। राबिया बेगम के लंदन जाने पर किसी को एतराज़ नहीं था, पर लड़के और बहुएं जाकिर साहब को जाने नहीं देना चाहते थे। राबिया बेगम ने सिर्फ उनके पोते आमिर और सम्मत से नहीं जाने की मनुहार की थी। बहरहाल कुछ समझाइश के बाद दोनों लंदन रवाना हो गए। 3 महीने बीत गए। एक दिन शाहिद ने उनको फ़ोन किया और बोला, अब्बू आमों के बाग को ठेके पर देने का मौसम आ गया है। आप हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए, आ जाइए ना। फ़ोन सुनकर उन्होंने संक्षिप्त सा जवाब दिया, साहबजादे अगर आमों के बागों का ठेका देने के लिए ही मुझे आना है तो बेहतर है कि तुम अभी से इन सभी कामों को और दुनियादारी को समझ लो। भाई आगे भी तुम्हें ही सब कुछ देखना है। अरे नहीं अब्बू,
बात यह है कि हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी बहू की आवाज़ थी। अब्बू आमिर और समद भी आपको बहुत याद करते हैं। वे सिर्फ मुझे ही याद कर रहे हैं या? अरे नहीं अब्बू, याद तो अम्मी को भी करते हैं, मगर वह क्या है कि वे तो अपनी संगीत की महफिलों वगैरह में व्यस्त रहती होंगी। इसीलिए इसीलिए कहते हुए बहू अपनी बात जारी रखने के लिए शब्द नहीं मिलने से हकलाने लगी। तो देखता हूँ, 1-2 हफ्ते बाद आने की कोशिश करूँगा, कहकर जाकिर साहब ने फ़ोन काट दिया। कुछ दिनों बाद वे लौट आए तो देखा कि राबिया बेगम के सबसे प्यारे सितार को कागज़ के कफन में लपेटकर कमरे की ताक पर रख दिया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में दोनों के कमरों का इस्तेमाल किया गया था, मगर उनकी किताबों और राबिया बेगम के साजों की देखभाल कतई नहीं की गई थी। यह मंजर देखकर उनका मन खिन्न हो गया। उस दिन रात को डाइनिंग टेबल पर उन्होंने शाहिद से कहा कि वह कल उनके साथ गांव चलकर आम के बाग को ठेके पर देने के संबंध में सारी बात समझ ले। 3-4 रोज में वे लंदन वापस लौट जाएंगे। तो शाहिद बोला, अब्बू आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? अम्मी तो अपनी महफिलों में व्यस्त रहती होंगी, आप अकेले की अकेले। बात अधूरी छोड़कर वह पता नहीं क्यों रुक गया। शाहिद की बात सुनकर आज पहली दफ़ा उनको लगा कि उनके बेटे जवान और समझदार ही नहीं, दुनियादार भी हो गए हैं। अब उनके नज़रों में राबिया बेगम का दर्जा उनकी माँ का नहीं, बल्कि शायद अपने बाप की दूसरी बीवी का हो गया है। मगर उनकी रगों में नवाबी खानदान का खून तथा तबीयत में अदब बसा हुआ था। इसलिए गुस्से को पी कर बोले, शाहिद अदब से बात करो, वे तुम्हारी माँ है। उन्होंने तुम लोगों की परवरिश के लिए अपने करियर को ही कुर्बान नहीं किया, एक इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसे तुम लोग जानते भी नहीं हो और न ही उसकी अहमियत को समझते हो। जानना चाहोगे? उन्होंने शाहिद को घूर कर देखते हुए कहा। चलिए उस कुर्बानी को भी आज बता ही दीजिए। शाहिद की आवाज़ में अब भी तल्खी थी। शाहिद, हर औरत में माँ बनने की अहम ख्वाहिश होती है और उसकी ज़िंदगी का यह एक अहम मकसद होता है। मगर राबिया बेगम ने हमसे निकाह के वक्त वादा किया था कि वह तुम दोनों को ही अपनी औलाद मानकर पालेगी। अपना वचन निभाने के लिए उसने बिना कोई अपनी औलाद पैदा किए स्टरलाइजेशन करवा लिया, जिससे उसकी अपनी औलाद पैदा होने की सूरत ही न बने। यह कोई मामूली बात नहीं। और तुम कहते कहते दबाए गुस्से के कारण उनकी आवाज़ काँप गई। अब्बू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर कुछ बातों पर मोहम सा पर्दा ही रहे तो बेहतर है। वैसे खुदकुशी को कुर्बानी का दर्जा दिया जाना भी सही नहीं है। शाहिद की ज़बान में अब भी तल्खी कायम थी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। वे बोले तो उनकी आवाज़ में अब की बार सख्ती थी। बात यह है अब्बू, सभी चीज़ें उतनी खुशगवार और बेहतर नहीं थी जितनी आप समझते रहे। आपसे निकाह करते वक्त मोहतरमा राबिया बेगम की नज़रों में इस महानगर में एक बड़ी ज़मीन में बने हमारे इस आलीशान मकान और हमारी ख़ानदानी ज़मीन जायदाद का ख्याल बिल्कुल नहीं था। यह बात कहना बिल्कुल लफ्ज़बाजी होगी। आपसे निकाह के वक्त वे तलाकशुदा थी तो उन्हें भी एक महफूज पनाह की ज़रूरत थी। रही बात स्टरलाइजेशन कराने की, तो इसकी वजह कोई पेचीदा जनाना मर्ज और यह ख्याल भी हो सकता है कि इस निकाह का अंजाम भी अगर तलाक हुआ तो साल में उनकी अपनी औलाद उनकी परेशानी की वजह बन सकती है। रही हमारी परवरिश की बात, वह तो आप अगर एक आया भी रख लेते तो यह काम तो वह भी करती रहती, मगर उस हालात में आपकी ज़िंदगी तन्हा कटती। शाहिद का संवाद और उसके मुंह से राबिया बेगम का नाम सुनकर जाकिर अली सन्न रह गए। यह वही शाहिद है जो डाइनिंग टेबल पर आने से पहले यह पूछता था कि अम्मी ने आज क्या पकाया है। 8वें दर्जे में आने तक वह रात को अक्सर अपने कमरे में से निकल आता और अपनी इसी अम्मी के पास सोने की जिद करता तो राबिया उसे अपने साथ सुला लेती थी, तो उसे मेहमान खाने में रात बितानी पड़ती थी। उस समय शाहिद अपनी इन्हीं अम्मी के ही बेहद करीब था
आईआईटी में एडमिशन हो जाने पर वह अपनी इन्हीं अम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट कर रोया था। अम्मी, आप साथ चलो, प्लीज़ अम्मी, कुछ दिनों के लिए चलो। आप नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वह तभी गया था जब राबिया बेगम उसके साथ गई थी और उसके पास से कुछ दिनों बाद नहीं, पूरे 3 महीने बाद अपना 4 किलो वजन खोकर लौटी थी। शाहिद की जिद सुनकर इन्हीं अम्मी के माँ की मोहब्बत से लबरेज दिल और अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि वह आईआईटी में नए लड़कों की रैगिंग की बातें सुनकर बेहद घबराया हुआ है और अगर वे साथ नहीं गई तो कुछ अप्रिय हो सकता है। वे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से छात्र और अध्यापक दोनों रूप में लंबे अरसे तक जुड़ी रही थी, सो वे यह बात जानती थी कि यह रैगिंग जैसा परपीड़न का घिनौना आपराधिक काम करने वाले चंद वे स्टूडेंट होते हैं जो माँ बाप की प्यार भरी तवज्जो न मिलने से उपजे आक्रोश के साथ किसी न किसी तरह के अन्य मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। बहुत सोच समझकर राबिया बेगम ने एक योजना बनाई जिसके तहत आईआईटी में प्रवेश कर वे वहाँ के कोऑर्डिनेटर से मिली, उन्हें अपना पूरा परिचय दिया और आने का मकसद बताया तो वे अपने स्तर पर उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। राबिया बेगम ने सबसे पहले उनसे सब संभावित लड़कों की जानकारी प्राप्त की जो उस साल के नवा आगंतुक की रैगिंग करना अपना अधिकार समझते हैं। फिर उन्होंने उन लड़कों से अलग अलग मुलाकात की। उन लड़कों से राबिया बेगम की ममता भरी लंबी बातचीत में यह बात निकल कर आई कि उन्हें कभी भी माँ बाप की निकटता, उनकी प्यार भरी देखभाल, स्नेह भरी डांट फटकार नहीं मिली थी। ज़्यादातर लड़कों को तो यह भी याद नहीं था कि उन्हें माँ ने कभी अपने हाथ से परोस कर खाना खिलाया था। वे तो माँ के उस स्वरूप से परिचित ही नहीं थे जो गुस्सा होने पर बच्चों को मार तो देती है मगर बाद में उसके रोने पर उसके साथ खुद भी रो लेती है। पिता के बारे में उनका परिचय सिर्फ ज़रूरत पर पैसे मांगने पर पैसे देते हुए यह गुड़की, अभी उस दिन तो इतने पैसे दिए थे, तुम्हारे खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, देने वाले व्यक्ति के रूप में था। बच्चे इस बात से भी आक्रोशित थे कि उनके माँ बाप उन पर जो खर्चा करते हैं उसका डिंडोरा भी खूब पीटते हैं। इसके साथ ये लड़के रैगिंग की पीड़ा झेलने के दमित आक्रोश का भी शिकार थे। जब राबिया ने पहली बार उन 15-12 लड़कों को अपने घर पर खाने को कहा तो वे भौचक्के रह गए मगर राबिया बेगम का ममता भरा अनुरोध टाल भी नहीं सके। उनके आ जाने पर राबिया बेगम ने अपने हाथ से बना खाना परोस कर माँ की तरह मनुहार करके खिलाया तो खाना खत्म होने पर एक लड़का गुनगुनाने लगा, तू प्यार का सागर है। लड़के की आवाज़ में सोच था मगर उससे आरोह और अवरोह का सही ज्ञान नहीं था। यह समझाते हुए राबिया ने उसे गाने को प्रोत्साहित किया और बड़ी सावधानी से थोड़ी सी समझाइश के साथ उससे पूरा गाना गवाया। लड़के समझ गए कि उन्हें संगीत की अच्छी जानकारी है और वे बच्चों की तरह उनसे गाना सुनाने की जिद करने लगे तो उन्होंने करोगे याद तो हर बात याद आएगी गज़ल सुनाई। राबिया बेगम की सुरीली आवाज़ में पेश की गई गज़ल जब ख़त्म हुई तो संगीत की जानकारी रखने वाले ही नहीं सभी लड़के बेहद भावुक हो गए और एक तो उनसे हाय अम्मी आप इतना अच्छा गा भी सकती हो कहकर उनसे बच्चे की तरह लिपट गया। इसके बाद तो राबिया बेगम ने अपना प्रोग्राम तय कर लिया था। वे रोज़ उन लड़कों को घर पर बुला लेती थी, बल्कि कुछ दिन बीतते तो ज़्यादातर लड़के उन्हें शरारती बच्चों की तरह घेरे रहने लगे थे। अब इन्हीं दमित आक्रोश के शिकार लड़कों ने घर की सफाई वगैरह से लेकर खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक में सामूहिक सहयोग करना शुरू कर दिया था। सब मिलकर खाना बनाते, फिर सहभोज होता था। राबिया बेगम की ममता और व्यवहार माधुर्य से उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखा दी थी। शुरू में जब लड़कों ने उन्हें मैडम कहा तो वे बोली थी, भाई मैं तुम्हारी टीचर थोड़ी ही हूँ। तब कुछ लड़कों ने उन्हें आंटी कहा तो वे बोली, ये आंटी कौन सा रिश्ता होता है, हमारी समझ में नहीं आया और अपन तो पूरी तरह देसी लोग हैं ना, तो भाई हम किसी की आंटी तो नहीं बनेंगे। फिर लड़कों की द्विधा भांपते हुए उन्होंने कहा था, देखो भाई मेरी उम्र तुम्हारी माँ के बराबर है, अगर माँ तो माँ ही होती है।
परिवार में माँ के बाद काकी, ताई, मौसी का भी माँ जैसा ही रिश्ता होता है। इसलिए मेरी उम्र के लिहाज से तुम मुझे काकी, ताई, मौसी वगैरह में से जो भी अच्छा लगे कह सकते हो, वरना मेरा नाम राबिया है, इस नाम से भी बुला सकते हो, मगर आंटी मत कहना। पता नहीं क्यों यह आंटी मुझे अजीब लिजलिजी सी लगती है, जिसमें से न जाने कौन कौन छिपी बैठी है। उनकी बात सुनकर लड़के एक बार तो हंस पड़े, फिर कुछ लड़कों ने उन्हें जिद करके अम्मी मम्मी कहना शुरू कर दिया और बाकी काकी मौसी वगैरह कहने लगे थे। तो उन्हें अम्मी कहने वाले लड़कों से शाहिद के मुंह से बेअख्तियार निकल गया, जनाब आप हमारी अम्मी के प्यार में हमारे रकीब बन रहे हैं। यह सारा वाकया पहली छुट्टियों में घर आने पर इसी शाहिद ने खुद अपने मुंह से सुनाया था। राबिया बेगम के व्यवहार से लड़कों की संख्या में रोज इजाफा हो जाता था। अब ज़्यादातर नवागंतुक भी सीनियर्स का समीप्य राबिया बेगम की देखभाल में पाने के लिए आने लगे थे। राबिया बेगम तो सभी को अपने बच्चों के बड़े कुटुंब में शामिल कर लेती थी, मगर 2 महीने लगातार इतने सारे लड़कों के बनाए परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कराने, सबको एकजुट बनाए रखकर शाहिद की सुरक्षा के लिए रैगिंग विरोधी अभियान चलाए रखने की कोशिश में रात दिन मेहनत करने पर राबिया बेगम का स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया। फिर भी उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि इस अवधि में उन्होंने शाहिद के लिए जो दोस्ताना माहौल बना दिया है, उससे शाहिद अब इस संस्थान में डिग्री लेने तक रैगिंग वगैरह से महफूज रहेगा। इस तरह 8-10 सप्ताह बीत गए। वह दिन आ गया जब नए छात्रों को पुरानों के साथ सामंजस्य बिठाने वाला फ्रेशर डे मनाया जाता है। पुराने यानी सीनियर्स और जूनियर्स का सहभोज होता है और रैगिंग पर घोषित विराम लग जाता है। अब की बार फ्रेशर्स डे राबिया बेगम ने इस तरह आयोजित किया कि वह मात्र मस्ती भरा सहभोज न रहकर एक विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गया। फ्रेशर्स डे के इस जबरदस्त कारनामे का पता संस्थान के प्रिंसिपल के पत्र से हुआ, जिसमें उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हुए लिखा था कि यह साल उनके संस्थान के पिछले कई दशकों के इतिहास में यादगार बन गया है, क्योंकि इस साल इस संस्थान में रैगिंग की कोई घटना नहीं हुई और फ्रेशर्स डे के अभूतपूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए राबिया जी को आगे भी आना होगा। उन दिनों के शाहिद और आज के शाहिद की तुलना करते हुए जाकिर साहब डाइनिंग टेबल पर खामोश बैठे थे। सभी इंतज़ार में थे कि वे खाना शुरू करें तो खाना खाए, मगर जाकिर साहब यह कहकर उठ गए, शुक्रिया साहबजादे, आज आपने हमें खुद खुशी और कुर्बानी में फ़र्क का इल्म करा दिया। और उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। घर के लोगों ने सुबह उठकर देखा कि जाकिर साहब और राबिया बेगम के कमरों के दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है और जाकिर साहब घर में नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जाकिर साहब और राबिया बेगम घर के बाहर भी जाते थे, तब भी कमरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक दफ़ा जाकिर साहब ने बेगम से कहा था, बेगम कम से कम दरवाज़ा बंद करके कुंडी तो लगा दिया करो। तो राबिया बेगम ने जवाब दिया था, हमारे कमरों में ऐसा क्या रखा है जिसे अपने ही बच्चों की नज़रों से पर्दा कराया जाए। अब्बू इतनी सुबह गए कहाँ? इस प्रश्न पर सोचते सोचते दोनों लड़के आपस में उलझ गए। साजिद ने साफ कह दिया, गलती शाहिद भाई की है। अम्मी ने हमारे साथ कभी कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि हमेशा प्यार से हमारी परवरिश की। फिर शाहिद भाई के मन में ऐसे ख्यालात कैसे पैदा हुए जिनकी वजह से कल उसने अब्बू के सामने अम्मी के खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें की। अगर किसी वजह से उनको निजी तौर पर अम्मी के खिलाफ कुछ शिकायत थी तो उसे मोहम से पर्दे में ही रहने देते। इस तरह अब्बू के सामने उन्हें पेश करके क्या हासिल हुआ? अरे कुछ हासिल होना तो दूर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम कहीं अब्बू को न खो दें। इतना कहकर साजिद चुप हो गया। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही। फिर साजिद ही बोला, चलो अब चलकर ढूंढो तो सही, अब्बू गए कहाँ हैं? आखिरकार दोनों भाई चलने को तैयार हुए ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। गेट पर एक ऑटो चालक को खड़ा देखकर शाहिद बिनबिनाया, अब यह कौन है? एक नई मुसीबत सुबह ही सुबह। अरे चुप रहिए, देखिए कहीं अब्बू ही ना हो, शाहिद की बीवी ने डांटते हुए कहा। ऑटो रिक्शा वाला
घर के लोगों को बाहर आया देखकर गेट खोलकर अंदर आ गया और बोला, हजरात, आप जनाब डॉक्टर साहब के साहबजादे ही हैं ना? हाँ, मगर आप कौन हैं? और डॉक्टर साहब यानी हमारे अब्बू कहाँ हैं? दोनों के सवाल के जवाब में ऑटो चालक बोला, साहबान, हमारा नाम रमजानी है। हम आपके पास की कच्ची बस्ती में ही रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी की डिलीवरी वैन चलाते थे। 3 साल से रिटायर हो गए। रिटायर होने से गुजर बसर में परेशानी होने लगी तो डॉक्टर साहब ने हमें यह ऑटो रिक्शा अपनी जमानत पर फाइनेंस करा दिया। आज सवेरे 4 बजे के करीब डॉक्टर साहब हमारे घर आए और बोले, रमजानी, तुम्हें बेवक्त जगह कर तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम हमें अभी एयरपोर्ट छोड़ दोगे तो हमें सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी और वहाँ से शाम को हमें लंदन की फ़्लाइट मिल जाएगी। तुम्हारी भाभी को वहाँ अपने इस पुराने सितार की बड़ी ज़रूरत है। अगर यह मेहरबानी कर दो तो काम बन जाएगा। हजरात, डॉक्टर साहब के ये शब्द सुनकर हम तो शर्म से ऐसे गड़ गए कि उन्हें सलाम करना तक भूल गए। जल्दी से कपड़े पहने, ऑटो निकाला और उन्हें बिठा कर चल दिए। एयरपोर्ट पहुंचकर वे ऑटो से उतरे, सितार निकाला और 1000 का एक नोट हमारे हाथ में थमा कर बोले, रमजानी, मेरे पास छुट्टा नहीं है, तुम्हारी बोहनी का समय है, रख लो, देखो मना मत करना। यह कहकर हमारी मुट्ठी बंद करके तेजी से एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। हम तो बोर्डम की तरह देखते ही रह गए। भैया, हम डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, सो एयरपोर्ट तक का किराया 120 रुपये रख लिया, लेकिन बाकी के ये 880 रुपये आप हजरात रखें, कहकर उसने कुछ नोट शाहिद के हाथ पर रख दिए। फिर बोला, हाँ, यह खत भी दिया था घर पर देने को, कहकर कमीज की जेब से एक लिफाफा निकालकर शाहिद के हाथ में थमाकर सलाम करके वह चला गया। ऑटो चालक के जाते ही साजिद ने शाहिद से तल्ख आवाज़ में कहा, अब जनाब लिफाफा खोलकर खत पढ़कर बताने की जहमत फरमाए कि अब्बा हुजूर आपकी तकरीर से खुश होकर क्या पैगाम दे गए हैं। शाहिद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कॉपी के एक पन्ने पर शायद चलते वक्त कांपते हाथों से लिखा था, शाहिद साहब, राबिया बेगम के बारे में आपने अपने ख्यालात को आज तक मोहम के पर्दे में रखा, उसके लिए शुक्रिया। अगर आपके ख्यालात उनकी मौजूदगी में रोशन होते तो शायद वे तो शर्म और दुख से जीते जी ही मर जाती। हम कोशिश करेंगे कि अब इस घर में कभी वापस आना न हो। हमारे पास इल्म और फ़न के साथ आपसी प्यार, मोहब्बत और विश्वास की जो अकूत दौलत है, उसके सहारे हम मज़े से ज़िंदा रह लेंगे। तुम सब खुश रहो। खत के अंत में उन्होंने हमेशा की तरह तुम्हारा अब्बू नहीं लिखकर लिखा था, किसी का कोई नहीं, जाकिर अली। खत का मजमून सुनकर घर के सभी लोग थोड़ी देर गुमसुम खड़े रहे और शाहिद को तन्हा छोड़कर कोठी के अंदर चले गए। पता नहीं कितना समय गुजर गया। अचानक अजब तरह के शोर से शाहिद चौंका। उसने देखा एक मादा लंगूर कोठी के बाग के एक पुराने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर वहां से हवेली की छत पर पहुंचकर महफूज पनाह पाने के जुनून में पेड़ों के बीच में से निकलकर बिजली के तारों की चपेट में आकर शायद मर गई है। हाई टेंशन पावर के तार होने से उसका शरीर फट गया था, मगर पता नहीं कैसे उसकी गोद में चिपका उसका छोटा सा बच्चा उसकी गोद से गिरकर नीचे ज़मीन पर आ पड़ा था। मादा लंगूर के तारों में अटकता देखकर सारे लंगूर पेड़ पर चढ़कर हूप हूप की आवाज़ में चिल्लाकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे। उधर माँ की गोद से छिटककर ज़मीन पर पड़ा छोटा सा बेसहारा बच्चा अपनी भाषा में अपनी माँ को पुकार रहा था और रक्षा की गुहार लगा रहा था। लंगूर के बच्चे को ज़मीन पर पड़ा देखकर लंगूरों का जानी दुश्मन, उनका पालतू शेफर्ड जाति का खूंखार कुत्ता उसकी तरफ लपका। वह उसके करीब पहुंच ही गया था कि अचानक पेड़ की डाल से एक मादा लंगूर कूदी। उसने झपटकर बच्चे को गोदी में चिपकाया और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगाकर खिड़की के छज्जे पर बैठ गई। बच्चा एक माँ की गोद में आकर अब बेहद आश्वस्त हो गया था। उसने चीखना बंद कर दिया था। यह दृश्य देखकर शाहिद को अपने खुद के अंदर कुछ पिघलता हुआ लगा। उसकी माँ की मौत के बाद से राबिया बेगम के
उनकी माँ बनने और उनके द्वारा की गई परवरिश के बाद अब कल उसके मुंह से उन्हें राबिया बेगम कहे जाने तक का सारा माही कुछ लम्हों में उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की रील के दृश्यों की तरह तेजी से गुजर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी बीवी हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए लपकती हुई आई और बोली, लंदन से आपकी मम्मी का फ़ोन, वे अब्बू को पूछ रही हैं, क्या कहना है। उसने जलती नज़रों से बीवी को देखा, मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से छीना और रुंधे हुए सर में बोला, अम्मी आदाब। अम्मी, मैं शाहिद, आपका बेटा शाहिद। अम्मी, आप हमें किस बात की सज़ा दे रही हैं जो हमें एकदम तन्हा छोड़कर चली गई हो। आ जाओ अम्मी, आपको हमारी अपने बच्चों की खुशियों के लिए वापस आ जाओ अम्मी। मैं आपके बिना अपने को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा हूँ। एक हफ्ते में आ जाइए। कहते कहते शाहिद की हिचकियाँ बंद गई तो साजिद ने फ़ोन लेकर अम्मी की मान मनोवल शुरू कर दी। साजिद की अम्मी से मान मनोवल पूरी हो गई थी। वह बोला, भाईजान, आपने रात को भी कुछ नहीं खाया, आप कुछ नाश्ता कर लीजिए। मैंने रहमत चाचा से कार निकालने के लिए कह दिया है। अभी निकलेंगे तो अब्बू की फ़्लाइट के लिए सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचने तक हम भी वहां पहुंच जाएंगे। उन्हें मना कर ले आएंगे। साजिद, मैंने रात को खाना नहीं खाया तो तुमने कौन सा खाया था? तुम नाश्ता कर लो। मैं तो जब तक अब्बू से मिलकर माफ़ी नहीं मांग लेता नहीं खाऊंगा। तुम से ही मनाओ कि अब्बू मिल जाए और मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।